हैं दर्शकों के सवालों की ओर। मेरे साथ जुड़ गए हैं पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स। पंकज जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और मेरे साथ हमारे पहले दर्शक भी जुड़ गए हैं, अखिल शर्मा, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अखिल, नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम अलवर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। अलवर राजस्थान से, अच्छा। बताइए सर, आपको 8 लाख रुपए निवेश करने हैं और आप स्पेसिफिकली एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मैम मेरे एक्चुअली एफडी कंप्लीट हो रही है मेरी दिस मंथ। अच्छा। तो वो एफडी के पैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक एफडी से बेटर रिटर्न मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी बैलेंस एडवांटेज फंड आपने क्यों चुना है? कोई खास वजह इस फंड को चुनने के पीछे, या आपने इस फंड के ऊपर रिसर्च कर रखी है और आपको लगता है कि जोखिम के लिहाज से ये फंड सही है? जी मैडम, जोखिम के हिसाब से, क्योंकि इस समय मार्केट वैसे ही टॉप पे है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अगर लमसम इन्वेस्ट करूँ तो मुझे ज्यादा जोखिम नहीं झेलना पड़े। मुझे बताइए अखिल कि आपको कितने सालों के लिए निवेश करना है? मैम मेरे को बेटी की शादी के लिए करना है। अभी मेरी बेटी की उम्र 1 साल है, तो मैं चाहता हूँ 20-22 साल के लिए पैसे इन्वेस्टमेंट करना है। तो जितना ज्यादा आपके निवेश की अवधि होगी उतना आपका जोखिम इक्विटी मार्केट्स में कम हो जाता है अखिल। इसीलिए क्या आप बैलेंस एडवांटेज फंड के अलावा भी किसी और फंड में निवेश करने के लिए कंफर्टेबल होंगे, अगर आपको ये सुझाव दिया जाए तो? जी मैडम, बता दीजिए अगर बैलेंस एडवांटेज के अलावा अगर कोई। चलिए, और साथ ही एक साथ 8 लाख रुपए डालने चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी हम समझते हैं, क्योंकि अभी तो आपकी एफडी मैच्योर हो रही है। और मैं सराहना करती हूँ आपके इस फैसले की, क्योंकि आपने फिक्स डिपॉजिट से निकलकर इक्विटी की ओर कदम बढ़ाया है और समय है आपके पास, देखिए, इसीलिए आप रिस्क भी उठा सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है पंकज जी यहाँ पर समझाना दर्शकों को कि महंगाई को मात देने वाले इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो उसका फ़ायदा आपको इक्विटी में लंबी अवधि में बखूबी मिलता है। बताइए। नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा और आपने बहुत सारे सवाल पूछे अभी अखिल से, और इससे मेरा काम आसान हो गया एक्चुअली। देखिए, आपने भी जो बात की कि इतने लंबे समय की बात है, तो क्यों बैलेंस एडवांटेज फंड, क्यों ना आप इक्विटी में एलोकेशन और बढ़ा सकते हैं। आखिर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बात करें स्कीम की, तो ये अपनी कैटेगरी की, यानी कि जो डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड की कैटेगरी है, या जिसे हम बैलेंस एडवांटेज फंड भी कहते हैं, उस कैटेगरी में अच्छा फंड है। फंड की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी रही है, और इस वक्त पर यदि आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो करीब 57% एलोकेशन इसका इक्विटी में है, क्योंकि जो कैटेगरी है इसका एलोकेशन इक्विटी और डेट दोनों में होता है, और समय समय पर फंड मैनेजर्स ये एलोकेशन को बदलते रहते हैं। तो फिलहाल यहां पर 57% एलोकेशन है। तो यदि आप इस स्कीम में करना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जैसा कविता अभी कह रही थी कि यदि आप बात कर रहे हैं लंबे समय की, तो आप इस स्कीम में तो इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन साथ ही आप एक इक्विटी या एक दो मतलब इक्विटी फंड्स, प्योर इक्विटी फंड जो हैं, जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड, उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि स्कीम में आप जैसा पूछ रहे हैं कि लमसम में करना है, एक सुझाव होगा कि एक साथ तो मत कीजिए, क्योंकि मार्केट है, इक्विटी में आप देखते हैं कि वॉलेटिलिटी रहती है। तो आप 4-5 इंस्टॉलमेंट में करके इसे कर लीजिए, या फिर शॉर्ट टर्म की एसटीपी यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए आप निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप साथ में स्कीम ऐड करना चाहते हैं, तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस तरह के फंड को आप कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही मल्टी कैप, यानी कि जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप भी रहे, वो भी आप थोड़ी मात्रा में शामिल कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड, ये कंसिडर किए जा सकते हैं। राइट, अखिल, आपने सुना क्या सलाह आपको दी गई पंकज जी की तरफ से? कोई सवाल आपको पूछना है इनसे? नहीं मैम, ठीक है, समझ गया। ऑल द बेस्ट अखिल। आगे बढ़ते हैं, रोहित पटेल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। रोहित, हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, बस बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच रोहित, आपने अपना सवाल हमें भेजा है और काफ़ी डिटेल्स भी आपने दी है।
और आपकी निवेश की रणनीति हमारे पास है। आपको बेटी की पढ़ाई और उनकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं। आपने गोल भी लक्षित किया है अपना, जो कि 13 साल के बाद 60 लाख रुपए चाहिए, और जो आपकी दूसरी बेटी है उसकी एजुकेशन के लिए 16 साल के बाद 80 लाख रुपए चाहिए। रिटायरमेंट का आपने लक्ष्य रखा हुआ है अपने लिए, जो कि 28 साल के बाद 2 करोड़ का है। आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अपनी पहली बेटी के लक्ष्य के लिए चुना है, और दूसरी बेटी के लक्ष्य के लिए SBI लार्ज मिड कैप आपने जो है चुना है। और उसके अलावा आप जानना चाह रहे हैं कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड रिटायरमेंट के लिहाज से कैसा है। अब तक निवेश की शुरुआत तो नहीं की है ना? नहीं, एक्चुअली मैंने निवेश की शुरुआत कर दी है। सभी में 5-5 हजार रुपए की शुरुआत की है। इन्हीं फंड्स में, इन्हीं 3 फंड्स में? हाँ, इन्हीं 3 फंड में। चलिए, बहुत बढ़िया। रोहित, आपके पोर्टफोलियो में मुझे बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी हैं, और पंकज जी भी शायद सहमत होंगे इस बात से कि इन्होंने जो है एक तो अपने लक्ष्य को आंक लिया है, अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई का जो खर्च इनको इकट्ठा करना है उसके लिए न सिर्फ इन्होंने लक्ष्य बांध लिया है पंकज जी, बल्कि एक फंड भी उसके नाम कर दिया है जिसके तहत ये पैसे इकट्ठा करना चाहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये राशि इस निवेश के जरिए प्राप्त हो पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सराहना आपकी, जितने सिस्टमैटिक तरीके से आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है। फंड्स पर आते हैं, पंकज जी बताइए। इन फंड्स का सिलेक्शन किया है वो अच्छे फंड्स हैं। कैटेगरी के हिसाब से भी आप लंबी अवधि की बात कर रहे हैं तो ये वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स है, तीनों फंड्स। और ऐसा नहीं है कि 13 साल के लिए सूटेबल है या 16 साल के लिए। आपने उसको एक फंड को उनके नाम कर दिया है, एक एक बेटी के नाम, लेकिन कोई भी फंड किसी के लिए भी अच्छा हो सकता है। अच्छे फंड्स हैं लंबे समय के लिए, तो फंड्स पे तो आप बिल्कुल यहाँ बने रहिए। लेकिन जहां तक सवाल है अमाउंट का, यदि आपको जो टारगेट आपने लिया है उसे अचीव करना है, तो अगर सिंपल एक कैलकुलेशन करते हैं हम 12% के CAGR पर, तो निकल कर आ रहा है 20,000 रुपया अराउंड आपको हर महीना करना चाहिए, और हर साल उसको आपको 10% से बढ़ाना भी होगा अपने SIP अमाउंट को, तब जाके आप ये राशि इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन रोहित, मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात और आपको बताता हूं। देखो, बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना खर्च होगा ये तो डिपेंड करेगा कि किस तरह की एजुकेशन बच्चे लेना चाहेंगे फ्यूचर में। लेकिन जहां तक सवाल है रिटायरमेंट का, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं कि यदि 6% की महंगाई दर भी आप मान के चलते हैं, तो आपने कहा है 28 ईयर्स के बाद आपको जरूरत पड़ेगी रिटायरमेंट के पैसों की, और 2 करोड़ की वैल्यू उस वक्त 6% के हिसाब से यदि मैं महंगाई दर मान के चल रहा हूं तो निकल कर आती है लगभग 39 लाख रुपए। तो ये बात तो आप मानेंगे कि 39 लाख में रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं हो पाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम जितना ज्यादा हो सके उतना बढ़ाना चाहिए। लेकिन शुरुआत आपने अच्छी की है। ऑल द बेस्ट टू यू। ऑलराइट रोहित, क्या आपको सलाह समझ में आ गई है? पंकज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोई सवाल पूछना है? हाँ, समझ में आ गया है। और इसमें जो मैंने फंड सिलेक्ट किए, फंड अच्छे है ना? बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू मैम। चलिए, ऑल द बेस्ट। और इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर और भी दर्शक हैं जो कि अपने सवाल हमारे साथ शो में साझा करेंगे, उनकी प्लानिंग करेंगे पंकज मटवाल इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और हम दे रहे हैं दर्शकों के सवालों के जवाब, और दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं मेरे साथ पंकज मटवाल। और हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपेश। दीपेश नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, मैं उनकी वाइफ बात कर रही हूँ, जिग्ना। नमस्कार जिग्ना जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। क्या करती हैं जिग्ना जी? आई एम होम मेकर। वेरी नाइस। और आपने जो सवाल भेजा है वो आपके पति के फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से सवाल भेजा है, राइट? हाँ, या। चलिए, 5 साल में 50 लाख तक आपको जो है वो कमाने हैं। आप ही उनके पैसों की बागडोर संभालती हैं क्या वैसे जिग्ना जी? हाँ, एक्चुअली मैं इन्वेस्ट करती हूँ 15,000 मंथली SIP में। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये आपकी खुद की बचत है जो आप निवेश करती हैं? हाँ। शाबाश, सराहनीय बात है ये। मेरे ख्याल से आप तो बिल्कुल इंस्पिरेशन दे रही हैं हमारे तमाम दर्शकों को, खासतौर से वो तमाम महिला दर्शक जो कि निवेश की ओर अपना कदम नहीं रख पाई हैं अब तक।
आपके बारे में मैं जानूंगी, लेकिन पहले जो आपने अपने पति का सवाल दिया है, मेरे ख्याल से पंकज जी के पास वही सवाल है, पहले इसका जवाब हम ले लेते हैं उनसे। तो 50 लाख का जो आपका लक्ष्य है वो 5 साल के बाद किस गोल के लिए है, आप बताना चाहेंगी? हाँ, जस्ट अभी रिटायरमेंट के पहले थोड़ा सेविंग्स हो जाए इसके लिए। ओके, और ये सेविंग्स इतनी काफ़ी होंगी जिग्ना जी, ये आपने कैलकुलेट कर लिया है ना? हाँ, ये काफ़ी होगा 50 लाख, है ना? नहीं, काफी नहीं होगा, बस ऐसे ही कि सिप में इतना करे तो मीन्स कितने साल में तो हो मतलब जाएगा। मैं समझ रही हूँ कि काफ़ी सारे निवेश के विकल्प हैं आपके पास, उसमें से ये एक है और इसमें से 50 लाख रुपए चाहिए, ऐसा कुछ है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। पंकज जी बताइए क्या रणनीति हो? जी जिग्ना जी, देखिए, आप क्योंकि लक्ष्य लेके चल रही हैं 5 साल का, तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकती। और म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस तरह के फंड्स में आप निवेश कर रही हैं। अगर आप बात करते 15-20 साल की, तो हम आप स्मॉल कैप, मिड कैप, उस तरह के म्यूचुअल फंड्स की भी बात करते। लेकिन 5 साल के हिसाब से लार्ज कैप फंड्स, बैलेंस एडवांटेज फंड, ये सही रहेंगे। तो यदि मैं 10% के हिसाब से कैलकुलेशन करूं कि एक CAGR जो होता है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, वो 10% का रहे, तो 5 साल में 50 लाख बनाने के लिए आपको 65,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे। ये कैलकुलेशन निकल कर आ रही है। और दूसरी बात यह है कि यदि आप कम भी करना चाहें तो उस हिसाब से शुरुआत कर सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा। लेकिन ज्यादा रिस्क ना लेते हुए आप इस तरह के फंड्स में निवेश करें जहां पर स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों की संभावना हो। तो उदाहरण के तौर पर मैं कुछ रिकमेंडेशन आपको देता हूं। मोतीलाल ओसवाल बैलेंस एडवांटेज फंड, ICICI प्रूडेंशियल एसेट एलोकेटर फंड, और साथ में आदित्य बिरला साहिब फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। तो ये कुछ फंड्स हैं हाइब्रिड कैटेगरी और लार्ज कैप कैटेगरी के, इनमें आप निवेश करके चल सकती है। जिग्ना जी, कोई सवाल पूछना है आपको? जिग्ना जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं चाहती हूँ कि आप अपने जो फंड्स में निवेश कर रही हैं, अगर उसकी भी जानकारी हमें दें तो आपके पोर्टफोलियो के ज़ाहिर हम वो तमाम दर्शकों को भी कुछ सिखा सकें, महिला निवेशकों को खास तौर से, जो कि SIP करने से अभी भी बच रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिग्ना जी, आपने समय निकाला। आगे बढ़ते हैं, और क्या मेरे साथ फोन लाइन पर यूट्यूब का सवाल है ये पंकज जी, क्रिस पूछना चाह रहे हैं, और अलग अलग फंड्स में किस तरह से निवेश किया जाए? अगर 4 फंड्स इनके पास हैं तो क्या उसके लिए डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा? 15 साल में 1 करोड़ का इनका टारगेट है, 15,000 रुपये हर महीना निवेश कर पाएंगे। डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी इनको चाहिए के लिए, और बताइए कैसे प्राप्त हो? बिल्कुल, देखिए, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है। हालांकि आप यूनिट्स को डीमैट में बाय कर सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। तो यदि डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बेशक विदाउट डीमैट ही इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और जहां तक सवाल है पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का, तो आपके पोर्टफोलियो में जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी हो सकती है, या लार्ज कैप कैटेगरी है, या फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के फंड्स को आप शामिल कर सकते हैं। हमेशा एक टारगेट सेट कीजिए, टाइम डिसाइड कीजिए कितने समय के लिए करना है, और उस हिसाब से आप फिर कैटेगरीज का चुनाव भी कर सकते हैं। यदि लंबी अवधि का निवेश कर रहे हैं तो स्मॉल कैप को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। यदि आपकी अवधि छोटी है तो ज्यादा करके लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप फंड इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर होगा। और कविता, यहाँ पर जो ये टारगेट की बात कही गई है, मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपए 15 साल में निवेश करने की बात कर रहे हैं। तो यदि कैलकुलेशन हम यहाँ पे करके चलते हैं तो अगर ये 15,000 पर मंथ निवेश कर रहे हैं और 12% से कैलकुलेट करूं तो आता है करीब 71 लाख रुपीस, और इसको 7% से अगर बढ़ाएंगे हर साल का तो ये 1 करोड़ बन सकता है। और अदरवाइज सिंपल अगर हम एक इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि हर महीना सेम रहे, तो 21,000 रुपये महीना करना होगा। तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि यदि अभी से बढ़ा सकते हैं तो 21,000 पर मंथ अपनी SIP को बढ़ा लें, और यदि 15,000 जो है अभी उसी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर 7%, 10% से हर साल उसे बढ़ाते रहें। तो ये चॉइसेस हैं, ये कैलकुलेशन निकल कर आ रही है। मैं स्कीम के नाम भी यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर नज़रिया यहाँ पर लंबा है तो उस हिसाब से हम एक इसकी भी बात कर लेते हैं, कौन से फंड अच्छे होंगे।
ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप फंड। ये 3 फंड मेरे हिसाब से अच्छे फंड रहेंगे। पंकज जी, एक और बहुत अहम सवाल इन्होंने पूछा है कि क्या 4 फंड मेरे लक्ष्य के लिए काफ़ी होंगे? कैसे कोई सुनिश्चित करे कि इतने अमाउंट ऑफ फंड्स या इतनी गिनती के फंड मेरे लिए लक्ष्य जो मैंने निर्धारित किया हुआ है वो पर्याप्त होगा, भले ही वो लक्ष्य करोड़ों का क्यों ना हो? बिल्कुल कविता, देखिए हमें अल्टीमेटली निवेश करना है डाइवर्सिफाइड फंड्स में, मतलब सारे सेक्टर्स हों और सभी तरह के मार्केट सेगमेंट हो। तो यदि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 3 ये फंड और साथ में एक इंटरनेशनल फंड भी रख लें तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी के हिसाब से सब कुछ हो जाता है। फिर यदि आपको अलग अलग लक्ष्य के हिसाब से डेट को इंक्लूड करना है, गोल्ड को इंक्लूड करना है, तो वो भी कर सकते हैं। और उसके लिए भी आजकल ऐसा नहीं कि फंड बढ़ाने हैं, आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए भी इसको पूरा कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली 4-5 फंड आपके लिए काफी हो सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, आप चाहते हैं कि एक कैटेगरी में आप एक से ज्यादा फंड रखना चाहें, क्योंकि कई बार डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि यदि लंबी अवधि के गोल की बात भी कर रहे हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड इंटरनेशनल फंड, ये 4 अगर आपके पास में है तो सारा आप तरह से इक्विटी कैटेगरी में डाइवर्सिफाई करके चल रहे हैं, और ये मेरे हिसाब से काफी रहता है। चलिए, तो क्रिस के लिए ये सलाह, और क्रिस के साथ साथ वो तमाम निवेशक जो कि अपने लिए फंड्स का चुनाव करना चाह रहे हो। आगे बढ़ते हैं और पंकज जी, सुरेश का ये सवाल है, और PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में इनकी जो SIP चल रही है और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में ये स्विच कर देना चाहते हैं, तो क्या इनको ये करना चाहिए? इनका सवाल है। 15-16 साल का इनका टाइम होराइजन है और 1500 रुपये की फ़िलहाल SIP कर रहे हैं। तो फंड स्विच करने को लेकर इनका सवाल है, लेकिन फ्लेक्सी कैप से ये मिड कैप अपॉर्चुनिटी में जो है वो शिफ्ट होना चाहते हैं। फ़ोन लाइन पर नहीं है मेरे साथ, वरना मैं ज़रूर पूछना चाहती कि फ़िलहाल जो रैली दिखी है मिड कैप्स में, क्या उसके चलते इन्होंने ये निर्णय लिया है? लेकिन उससे पहले PGIM इंडिया का जो फ्लेक्सी कैप है, ये किस तरह का फ्लेक्सी कैप है? क्या लार्ज कैप ओरिएंटेड फ्लेक्सी कैप है? क्योंकि देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड होने के नाते पंकज जी, आपको लार्ज, मिड, स्मॉल कैप तीनों का फायदा मिलता है। बस फर्क होता है कि किस तरह का बायस है, फंड मैनेजर ने लार्ज कैप हैवी रखा हुआ है या मिड कैप, या लार्ज और मिड कैप दोनों हैवी रखा हुआ है। बताइए किस तरह का बायस फंड है ये? कविता, पहली बात तो ये है कि जो गेस्ट आपका है मेरा भी वही है, शायद ये रिटर्न्स के हिसाब से बात करना चाह रहे हैं। अदरवाइज मतलब फ्लेक्सी कैप अलग कैटेगरी है और मिड कैप अलग कैटेगरी है, तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। और जहां तक फ्लेक्सी कैप यानी कि PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का सवाल है, तो ये बिल्कुल लार्ज कैप बायस है। इस वक्त तो मेजर एलोकेशन इसका लार्ज कैप में ही है, लेकिन क्योंकि बात हो रही है 15-20 साल की, तो मुझे उम्मीद है कि समय समय पर फंड मैनेजर्स समय के अनुसार डेफिनेटली यहां पर चेंजेस भी करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रहे और जिस समय पर जिस तरह के सेगमेंट में बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद की जा रही हो, या रिस्क मैनेज किस तरह से किया जा सकता है, उसके आधार पर डिसीजन लेने की बात हो, तो फ्लेक्सी कैप एक बेहतर चॉइस मानी जा सकती है। तो यदि सुरेश के पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हैं, इनके पास ऑलरेडी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, और ये मिड कैप में एलोकेशन लेना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, तब बेशक ये PGIM इंडिया मिड कैप फंड या किसी भी मिड कैप फंड के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज यदि यही एक फंड है तो मेरे हिसाब से लंबे समय के अनुसार फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो है वो बेहतर साबित हो सकती है। चलिए, तो ये है रणनीति। लेकिन तमाम निवेशकों को आप ये क्या बताना चाहेंगे जो कि फिलहाल मिड कैप्स में अच्छा खासा रिटर्न देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? अगर आपने मिड शामिल कर रखा है तो क्या अपनी निवेश राशि बढ़ाएं, और अगर अब तक मिड कैप फंड नहीं है तो क्या जोड़ लें? कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। आप जब भी गोल तय करते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट वाले जो फंड्स हैं या स्टॉक्स हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, जिस कैटेगरी में, जिस सेगमेंट में ऑलरेडी रैली हो चुकी है, वहां निवेश करने के बजाय आपको वहां करना चाहिए जहां पर अभी ज्यादा गुंजाइश है। तो मैं अगर कहूं कि लार्ज कैप में लास्ट 1 ईयर में हमने देखा कि उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी गई जितनी कि स्मॉल कैप में और मिड कैप में, तो मेरे हिसाब से ये बेटर समय है कि आप लार्ज कैप में एलोकेशन
बढ़ाकर चलें। तो ऐसा नहीं है कि जहां पे ऑलरेडी आपने बहुत तेजी देखी है वहीं आप उम्मीद कर रहे हैं कि आगे तेजी रहेगी। उसके बजाय रिस्क को कम करने के हिसाब से और बेटर रिटर्न्स की उम्मीद में आपको इस वक्त पर लार्ज कैप में थोड़ा एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, बट डेफिनेटली लंबे समय के हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप भी आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। चलिए, तो चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं अब सीधा निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी, बताइए आपने आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या ढूंढ के निकाला है दर्शकों के लिए? हैं कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, और उसके बाद ये होता है कि जब हम मार्केट में स्पेशली बात करें कि इक्विटी मार्केट की, और वहां पर जब अच्छी रैली हो जाती है तब वो रिग्रेट करते हैं कि मैंने इन्वेस्ट कर दिया होता तो बेहतर होता। तो मेरा एक यहाँ पर यही राय है, सलाह है कि आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो, लेकिन जो रिग्रेट होता है वो हमेशा रह जाता है। आप हमेशा सोचेंगे कि यदि मैंने 2020 में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो आज कितना बढ़ गया होता, लेकिन अब वो पीछे तो जो हो चुका है वो हो चुका है। इसके लिए आप रिस्क जो लेते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और उस बात को सोचते हुए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको ये चुनाव करना चाहिए। और सक्सेस के लिए ये जरूरी है कि डिसिप्लिन मेंटेन हो। आप यदि डिसिप्लिन तरीके से और पेशेंस रखते हुए निवेश करेंगे तो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और डेफिनेटली आप जो भी अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए, अनुशासित तरीके से निवेश में बने रहें। और इसी के साथ पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की और निवेश की तमाम बारीकियां उनको आज समझाई। और मुझे भी इसी के साथ इजाज़त दें, लेकिन मैं जाते जाते आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, जहाँ पर सीधे आप हम तक पहुँच सकते हैं अपने सवालों के ज़रिए। सवाल पूछना चाहते हैं, आपका ज़िंदगी पहला घर खरीदना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई या खुद का रिटायरमेंट प्लान, ये सारे सवाल जो हैं आप हमें भेज सकते हैं, क्योंकि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं शो के ज़रिए। अच्छा, व्हाट्सएप नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर तो देखते हैं ना हमें, तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी जाइए, वहाँ भी सवाल छोड़ सकते हैं। आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मिनट में आपका खाना डिलीवर हो ना हो, पर यहाँ आपको मिलेगा हर 5 मिनट में कमाई का पक्का मौका।